आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर एंड एन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, साइंस के बारे में। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उससे रिलेटेड जो फैक्ट होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने 2018 में जो वैकेंसी आई थी एएलपी एंड टेक्नीशियन का कंबाइंड वैकेंसी था उस बार, उसमें मैंने सिलेक्शन लिया है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ने हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कहता है कि तत्व ए, बी और सी डोबे राइनर त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है, सी का परमाणु भार 137 है, तो बी का परमाणु भार क्या होता है, कितना होगा, वही पूछता है। तो देखिए डोबेराइनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आवर्त सारणी संबंधित एक ट्रिक दिए थे। ट्रिक मतलब होता है 3। तो उन्होंने 3-3 तत्वों को इस क्रम में सजाए थे, जैसे यहाँ एबीसी दिया है। उन्होंने बताया था कि इस पहले और तीसरे का योग योग का हाफ कहिए या एवरेज, यानी पहले और तीसरे का औसत दूस दूसरे तत्व यानी मध्य के तत्व के बराबर होता है। इसका अर्थ यानी बी इक्वल टू यानी जो मध्य वाला तत्व है, तो पहला तत्व और तीसरे तत्व के औसत के बराबर है। तो यही कह रहा है। तो ए का परमाणु भार मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40, और सी का दिया है 137, और इसका आधा कर दीजिए, तो इसको जोड़ लीजिए। तो 7 और 13 4 17 का आधा कर दीजिए, 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो 2 अट्ठे 88.5। तो ये इसका राइट आंसर है, लेकिन 88 के करीब ये है, तो इसका आंसर राइट आंसर ये हो जाए। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, किससे है, आवर्त सारणी से है। तो हमें आवर्त सारणी से जितने भी अ, आवर्त सारणी से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है उसे क्या करना होगा, हमें अगर अ, याद है तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना है, जाकर रिवाइज कर लेने हैं। उसके जो मैं उसका नोट्स बनाया है उसको हमको देख लेना है। जैसे डोबेराइनर हुआ, ये प्रथम बार प्रयास किया था कि तत्वों को एक निश्चित क्रम में सजाकर मतलब आवर्त सारणी का रूप देने का कार्य किया था, और ये द्रव्यमान पर संबंधित है क्योंकि इसके द्रव्यमान का औसत है। उसी प्रकार दूसरा था, जैसे हमें न्यूलैंड्स न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने 8-8 अष्टक मतलब होता है 8, तो 8-8 तत्वों को इस क्रम में सजाए थे कि पहले तत्व का गुण 8वें गुण के तत्व से मिलता-जुलता था। उसके बाद आ गए मेंडलीव साहब। मेंडलीव इन्होंने क्या किया, इन्होंने परमाणु भार के आधार पर क्या किए, परमाणु परमाणु भार के आधार पर तत्वों को एक क्रम में सजा दिए। तो परमाणु भार के क्रम में सजाने से जो आवर्त सारणी का निर्माण हुआ उसका किसने किया था, तो मेंडलीव ने। हमें ये भी पूछ सकता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर कि परमाणु संख्या पर। तो हमें क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान या भार जो, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सबसे आधुनिक वाला हो जाएगा, वो किस पर है, तो वो है मोस्ले का। और ये किस पर रिलेटेड था, ये रिलेटेड था परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या पर। और इसमें वर्ग कितने होते हैं और आवर्त कितने होते हैं, ये देखने वाली बात है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत है। देखिए इसको याद करने का तरीका है, आपको 7 और 18 तो याद होगा, लेकिन अब ये नहीं याद होगा कि वर्ग 7 है कि आवर्त 7 है। देखिए वर्ग में 2 है, तो इसमें ज़्यादा वाला ले लीजिए 18,
और आवर्त में ज़्यादा लेटर है तो इसको कम वाला ले लीजिए 7। तो ऐसे आप किसी भी तरह से याद कर लीजिएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 4 केजी की एक वस्तु विरामावस्था में है। एक नियत बल की क्रिया के अंतर्गत यह 5 मीटर सेकंड की चाल प्राप्त करता है। मतलब मान लीजिए यू क्या है, 0 है और फाइनल वेलोसिटी हो जाता है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड। तो बल द्वारा कार्य किया गया कार्य। अब तो हम कार्य की तो जानते हैं, क्या जानते हैं, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसमें तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दिया नहीं हुआ है। तो एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसमें कहता है कि वर्क इक्वल टू होता है चेंज इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, और ये हाफ एम यू स्क्वायर। तो इसमें सॉल्व कर लीजिएगा। यू 0 है तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। हाफ एम का वैल्यू है 4 और भी का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 2 से ये काट दीजिए 2, यानी 50 जूल इसका राइट आंसर होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा नियम बताता है कि अ, जितना भी जो एनर्जी चेंज होते हैं, काइनेटिक एनर्जी में जो स्पीड के कारण चेंजेज होते हैं, वो सारा किस में बदल जाता है, कार्य में बदल जाता है। बस ये ध्यान रखना है आपको, ये फार्मूला याद रखना है। अगर वर्क निकालना हो जहाँ ये स्पीड दिया हो तो हम इस फार्मूला से निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है ओडिशा अक्सर अक्सर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं से सामना करता पड़ता है। देखिए ये है ओडिशा, ये है पूर्वी तट पर। और पूर्वी तट पर जब तट पर है, समुद्र के किनारे है, तो समुद्र में क्या आता है, वर्षा तो सब जगह आता है, बूंदा-बूंदी सब जगह आता है, भूकंप भी सब जगह आते हैं। तो क्या चक्रवात आते हैं, कहाँ आते हैं चक्रवात? चक्रवात समुद्री किनारे जहाँ है उस स्टेट में क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं। चलिए कहता है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम बनाकर रासायनिक विज्ञान की नींव डाली थी? तो ये है आंतोइन एंड लेविसिए। इन्होंने क्या इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने ये द्रव्यमान संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण जो नियम है, इन्होंने ही दिया है। और एक इन्होंने बताया था कि आग के लिए ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये 2 नियम दिए थे। और देख लीजिए, जैसे ही अगर बात करें स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था प्राउस्ट ने। बहुत सारे नियम हैं, हम सारे नियम की चर्चा नहीं करेंगे यहाँ, जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करेंगे। कहता है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिबिंब आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो उस दर्पण का क्या प्रकार होगा? तो ये होगा उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका बाहरी सरफेस क्या हो, परावर्तन हो, ऐसे इसमें बनता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है, ये ध्यान रखना है। सीधा और आभासी बनेगा। और अवतल दर्पण कैसे होता है, ये इसका अंदर का ये परावर्तक सतह होता है, इसका बाहर का परावर्तक सतह होता है। तो ये हो गया। देखिए उत्तल दर्पण का एक महत्वपूर्ण यूज कहाँ होता है, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में होता है। और साइड मिरर के रूप में इसलिए यूज होता है क्योंकि ये बहुत दूर तक दिखा सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटा करके दिखाता है। और इसी के कारण चलिए, खाद्य पदार्थों में विकृति गंधिता का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? तो ये ऑक्सीकरण होता है। उसमें जो लिपिड होता है, क्या होता है, लिपिड होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं और वो अ, खतरनाक यौगिक का निर्माण करते हैं, विषैले यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसके कारण
वो सामान खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे चिप्स की थैली में जो हवा भरा रहता है, क्या चीज़ का हवा भरा रहता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पूरा उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरे रहते हैं। चलिए, क्या होता है? निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है? तो ये भ्रूणपोष है। जैसे ही मैं अगर करें बात मानव में, अगर गुणसूत्र देखिए, ये मेल में होता है XY और फीमेल में क्या होता है? सिर्फ XX होता है। जब X और X मिलता है तो क्या होगा? फीमेल का निर्माण होता है। जब और X और Y का निर्माण होता है तो मेल का निर्माण होता है, यानी लड़का का और ये लड़की का। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कठोपनिषद में नचिकेता का नामक एक युवा लड़के और एक देवता के बीच की बातचीत है। निम्नलिखित में ये है भगवान यम के बीच में। यम नचिकेता संवाद कहाँ है दिया गया है? तो कठोपनिषद में दिया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 2-4 क्वेश्चन क्या रहते हैं? 2-3 क्वेश्चन क्या रहते हैं? जनरल अवेयरनेस से भी मतलब टोटल तो 10 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से। तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। कहता है 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? फोकस लंबाई बराबर क्या होती है? F बराबर R/2 होती है। तो वक्रता त्रिज्या 20 दिया हुआ है तो 20/2 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि 22 केजी की द्रव्यमान वाली वस्तु 5 केजी वेग के साथ चलती है तो इसमें गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा इसमें वेग के कारण होता है तो काइनेटिक गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv²। इसमें डाल दीजिए हाफ m का वैल्यू है 22 और v² यानी 5 गुने 5 25, 2 से काट दीजिए 11, 11 पचे 55 और 55 पंचे 275। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही मोमेंटम p बराबर होता है mv। F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है मास इंटू एक्सलेशन। ये सब अब फार्मूला याद रखिएगा, छोटी-छोटी फार्मूलाएँ हैं। देखिए, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये किया जाता है फ़िल्म में। फ़िल्म में अगर आपको अच्छे काम करिएगा तो उसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। कहता है कि एक वाहक प्रतिरोध किसका व्युत्क्रमानुपात होता है? तो देखिए, R बराबर होता है रो L/A। तो ये किसके, तो ये व्युत्क्रमानुपात किसके है? ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के और समानुपात किसके है? लंबाई के। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रतिरोध का अगर ऐसा ही यूनिट पूछ ले तो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ध्यान रखना है। पता है थायरॉक्सिन का संश्लेषण निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन ये होता है आयोडीन और आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाता है? घेगा रोग हो जाता है। ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पौधों में तने या जड़ की चौड़ाई किसके कारण बढ़ जाती है? तो ये होता है पार्श्व व्यवस्था। अगर शीर्ष व्यवस्था की बात करें तो ये होता है जो एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, जैसे टहनी के एक्सट्रीम भाग में होता है, ये क्या होता है? वहाँ होता है शीर्ष विभाजकता और मध्य में ये होता है मध्यनिष्ठ विभाजकता। चलिए, पता है निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है? तो इस किया जाता है सोडियम को। सोडियम को क्यों किया जाता है? ये क्योंकि बहुत अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि ये वायु ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आती है ये क्या कर लेती है? अभिक्रिया कर लेती है। इसीलिए सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए, तापमान को सेल्सियस से केल्विन में पैमाना बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक कंपैरिजन होता है T-0 क्योंकि इसका लोअर लिमिट 0 होता है और 100 -0 क्योंकि मैक्सिमम लिमिट होता है 100 और 0 होता है मिनिमम। वैसे F -32 और इसमें कितना का होता है? इसमें 180 का होता है, तो 212 से
32। ठीक है, वैसे ही होता है k माइनस 273 बट्टा 373 माइनस 273। अब देखिए ये 100 यहाँ 100। देखिए तो हमको इस दोनों का कंपेरिजन करना है तो कर लेते हैं। तो c बट्टा 100 इधर हो जाएगा k माइनस 273 बट्टा 100। अब ये यहाँ से यहाँ करेंगे। अब हमको यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा c प्लस 273। अगर हमको किसी चीज को केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस में इतना दिया रहेगा, उसमें क्या जोड़ देंगे 273 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 273 दिए गए तापमान में 273 जोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर सेकंड की शुरुआती वेग से, तो u बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। जो शुरुआती वेग होता है u होता है और लास्ट वाला वेग होता है उसको हम v बोलते हैं, और जो टाइम लगता है उसको t बोलते हैं। तो कहता है ऊपर फेंका जाता है तो 2 सेकंड बाद t हो गया 2 सेकंड। हमको मालूम है कि v बराबर क्या होता है u। देखिए कोई वस्तु अगर ऊपर फेंका जाता है तो घटेगा, तो v बराबर होता है u माइनस जी टी। जब अगर कोई यही नीचे रहता है तो वेग बढ़ जाएगा, तो v इक्वल टू होता है u प्लस जी टी। तो यहाँ तो ऊपर फेंका गया है क्या हो जाएगा u माइनस जी टी। तो हम यहाँ से v का मान निकाल लेते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा u होता है तो 20, g का वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड और t का वैल्यू दिया है 2। तो 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा 0। तो पूछता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 2 सेकंड के बाद गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा इसका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, और 2 सेकंड के बाद गति है इसका 0, तो क्या हो जाएगा 0। चलिए कहता है निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी अकेले विद्यमान नहीं होता है। तो बल अकेले विद्यमान नहीं होता है, इसमें 2 सिस्टम की जरूरत होती है, क्योंकि एक दूसरे पर बल लगाता है। इसकी पुष्टि कौन करता है न्यूटन का तृतीय नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम कहता है कि जितना आप बल लगाइएगा उतना ही आपको रिपेल करेगा, मतलब जितना आप आगे बल लगाएगा उतना ही पीछे बल लगता है, मतलब एक्शन टू द रिएक्शन होता है इसमें। कहता है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है। तो ये है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं होती है। देखिए बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस बनाया कैसे जाता है, जितना भी कचरे हैं नगर निगम के कचरे हैं हमारे घर के कचरे हैं उसको एक चैम्बर में रखा जाता है। उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है उसको कंपोस्ट किया जाता है, फिर तो बायोगैस बनता है। तो उसमें निकलता है CH4 और CO2 निकलता है। तो CH4 क्या चीज़ है मीथेन गैस है, तो इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में लाइट उत्पन्न करने में करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जीएसटी को अपनी प्रणाली में लागू करने वाला पहला देश कौन था। तो जीएसटी को अपनी प्रणाली में लागू करने वाला पहला देश कौन था, ये फ्रांस था। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इसको डायरेक्ट किसी व्यक्ति पर नहीं लगाया जाता है। अब चलिए कहता है इसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या CaOCl2 होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। बेकिंग सोडा का क्या होता है NaHCO3 होता है। तो ये महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, उसको ध्यान रखना है। कहता है यदि क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिए तो K L M और N होता है, और इसका K का वैल्यू 1, L का 2, M का 3 और N का होता है 4। और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका फॉर्मूला होता है 2n²। और यहाँ से अगर वैल्यू हम डालेंगे तो 2 गुने 1 का स्क्वायर तो 2 होता है, 2 गुने 2 का स्क्वायर तो 2 4 2 8 होता है। यहाँ करिएगा तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर तो 18 हो जाएगा। फिर चौथा में करेंगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर तो 16 दूना 32 हो जाएगा। हमको 36 तक जाना है तो क्या हो जाएगा पहले 2 फिर 8, 8 2 10
10 18 28, तो इस लास्ट वाला में कितना आ जाएगा, एन वाला सेल में 8 आएगा, तो 2 8 18 8, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसका सब का अच्छा होता है, ये मुख्य का अच्छा होता है, सब का अच्छा होता है SPDF। इसका फॉर्मूला होता है 1 2 3 4, और इसका होता है 4n-2। क्या होता है, 4n-2। और इसमें आप वैल्यू डालिएगा तो ये होता है 2, 4 दूना 8 तो 6, इससे 4 ते 12 में से 2 गया 10, और F का होता है 4 चौका 16 2 14। तो ये होता है सब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सब इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु क्या है, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनती है, धातु, और जब अम्ल धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करती है तो ये बनता है लवण और हाइड्रोजन बनता है। धातु क्या होता है, धातु धनात्मक होते हैं, क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। धातु क्या होता है, विद्युत का, विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, आघात वर्ण्य होता है, चमकीला होता है, ये सब हमें ध्यान रखना है। यदि डैश होता है तो अधिक मतलब डैश प्रजनन होता है तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होती है। तो देखिए अगर किसी में अधिक जैव विविधता पैदा करना है तो लैंगिक जनन करते हैं। इस समय क्या होता है, इस समय उतना अलैंगिक वनस्पति द्विविखंडन ये सब में नहीं होता है। अगर हम विखंडन की बात करें, द्विविखंडन की बात करें, किसमें होता है द्विविखंडन, तो ये होता है आपका किसमें होता है, अमीबा में होता है। ये क्या होता है, 2 पार्ट में बँट जाता है। अगर बर्डिंग की बात करें तो ये होता है हाइड्रा में। वैसी बात करें बीजाणु बीजाणु उत्पादन में, ये होता है फर्न और मॉस में होता है। खंडन की बात करें तो ये होता है प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया। तो ये सब क्या होता है, प्रजनन के टाइप है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ, तो अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं, देखिए इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं किसका, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का प्लस बायोलॉजी का। तो हमें क्या करना है, देखिए अगर हम फिजिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और हमें मान लीजिए ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, तो हमको क्या करना है, उस टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक को कंप्लीट क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करके हमको कुछ एमसीक्यू लगा लेने हैं, और जब अगले बार हम नेक्स्ट टेस्ट देंगे तो सेम केमिस्ट्री में भी करना है, बायोलॉजी में भी सेम करना है। जो क्वेश्चन हमें नहीं बन रहे हैं, जो नहीं बना है तो उसको आप कम से कम 2 बार रिवाइज करिए। जो ना आपको पढ़े हैं लेकिन नहीं बन रहा है उसको 1 बार रिवाइज करिए और एमसीक्यू लगा लीजिए। देखिए अभी भी टाइम है अपने पास, करीब-करीब 45 दिन टाइम है। 45 दिन या मान लीजिए अ एलपी के लिए तो थोड़ा कम टाइम है, टेक्नीशियन के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम है। तो हमें क्या करना है, नया टॉपिक को अभी हाथ नहीं लगाइए। देखिए मैथ्स, रीजनिंग आपका लगभग कंप्लीट होगा। इसमें आप लोग बढ़िया स्कोर कर रहे होंगे। मेन है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मैक्सिमम मार्क करना। क्योंकि ये इसमें आप कितने भी पढ़ लीजिए 100% अगर बिगिनर है तो थोड़ा आपको स्कोर करना मुश्किल होता होगा। तो हमको क्या करना है, जो टॉपिक गलत हो रहे हैं उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पढ़ लिए हैं तो प्रैक्टिस करिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।